गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहाँ बच्चों हम हरियाणा के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और हरियाणा के इतिहास को जानने वाले जो स्रोत हैं, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, अब बच्चों हम पुरातात्विक स्रोत को डिस्कस कर रहे हैं। और पुरातात्विक स्रोतों को हम यहाँ पर 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। और इन 5 भागों में सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। राम राम, नमस्कार, जय हिंद भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। अभिलेखों के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोपरा स्तंभलेख के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभलेख है, क्योंकि इसके ऊपर 7 राजज्ञाएं जो हैं वो अंकित पाई गई हैं। बच्चों, सम्राट अशोक के द्वारा ये गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर टोपरा गांव में स्थापित करवाया गया था। और विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेखों की जानकारी हमें इस स्तंभलेख से पता चलती है। और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसको यहाँ से उखाड़कर यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लेकर गया था। बच्चों, अब हम बात करते हैं शुद्ध अभिलेख की। अपने हरियाणा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेख शुद्ध अभिलेख। शुद्ध अभिलेख, ठीक है। शुद्ध अभिलेख में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हरियाणा का दूसरा हरियाणा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। हरियाणा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दूसरी सदी ईसा पूर्व। बच्चों, इसका टाइम पीरियड बताया गया है। कौन सी सदी का बताया गया है? ये दूसरी सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है ये। और शुद्ध जो है बच्चों, ये यमुनानगर जिले का गांव है। आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, तो आप बोलेंगे ये यमुनानगर जिले के शुद्ध नामक गांव से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपका अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये यमुनानगर जिले के शुद्ध गांव से। बच्चों, ये जो अभिलेख है ये 12 खड़ी में लिखा हुआ पाया गया है। और 12 खड़ी के अंदर लिखा पाया गया ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बच्चों, ये भी याद रखिएगा। 12 खड़ी, 12 खड़ी का मतलब होता है एक ही अक्षर को 12 तरीके से बोलना। जैसे क, का, की, कू, के, कंक है। तो 12 खड़ी में प्राप्त भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है बच्चों। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख। तो 12 खड़ी में प्राप्त भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख आप कौन सा बोलेंगे? शुद्ध नाम का अभिलेख बोलेंगे बच्चों। और शुद्ध जो है गांव का नाम है, और शुद्ध एक प्राचीन गांव है। कौन से जिले में? यमुनानगर जिले के अंदर, ठीक है। बच्चों, हम बात करें तो इस अभिलेख के अंदर, इस अभिलेख के ऊपर एक मूर्ति है। और उस मूर्ति के ऊपर एक छोटा सा बच्चा जो है बच्चों, अपनी तख्ती के ऊपर अनुस्वार और स्वर्ग जो होते हैं, स्वर्ग और अनुस्वार, उनका बच्चों लेखन करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस अभिलेख से एक जानकारी हमें क्या मिलती है? तो यहाँ से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इस अभिलेख पर मिट्टी से बनी मूर्ति पर एक बच्चा जो है अनुस्वार व विसर्ग का लेखन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। लेखन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बच्चे से संबंधित कि भाई कौन से अभिलेख से ये जानकारी हमें मिल रही है। और ये इंपॉर्टेंट अभिलेख जो है ना, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस अभिलेख को दिल्ली के राष्ट्रीय नेशनल म्यूजियम के अंदर, राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर बच्चों सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा अभिलेख जिसका नाम है सुध अभिलेख। बेटा सुध अभिलेख के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पेहवा अभिलेख की। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद बताइएगा मेरे को। तीसरे नंबर पे जो अभिलेख हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेहवा अभिलेख। पेहवा आप सभी को पता होगा, बच्चों कुरुक्षेत्र जिले का शहर है पेहवा, जिसको हम हरियाणा का गया भी बोलते हैं। तो ये जो पेहवा है, इस पेहवा से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार काल के राजा भोजदेव, प्रतिहार काल के राजा हैं बच्चों भोजदेव, और इनका बेटा है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, ठीक है। इन दोनों के जो अभिलेख हैं वो हमें पेहवा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? पेहवा से। और पेहवा से प्राप्त हुए इन अभिलेखों से पता चलता है कि पेहवा जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में पेहवा बच्चों किसके लिए फेमस था? घोड़ों के व्यापार के लिए। घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राचीन काल के अंदर कुरुक्षेत्र जिले का जो पेहवा है बच्चों, वो किसके लिए जाना जाता था? घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। तो ये घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। ठीक है, पेहवा अभिलेख के बाद कीजिएगा नोट। पेहवा अभिलेख के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर करनाल अभिलेख की। चार नंबर पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे करनाल अभिलेख की, जो करनाल से प्राप्त हुआ है।
करनाल अभिलेख। बेटा करनाल अभिलेख जो है ना, ये खरोष्टी लिपि में मिला हुआ अभिलेख है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी लिपि के अंदर अंकित पाया गया है करनाल अभिलेख, खरोष्टी लिपि में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे करनाल से। तो खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है बच्चों, ये करनाल से प्राप्त हुआ। और इस अभिलेख से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, बस एक ही क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, इस अभिलेख के अंदर करनाल में मंदिर सरोवर के निर्माण की जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, बल्कि मंदिर सरोवर का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इस अभिलेख में मंदिर सरोवर की अधूरी जानकारी बच्चों मिलती है, कोई स्पष्ट तरीके से बताया नहीं गया है इस मंदिर सरोवर के बारे में, बस मंदिर सरोवर लिखा पाया गया है। और मंदिर सरोवर लिखा हुआ ये एक तरीके से अस्पष्ट सा अभिलेख हरियाणा के करनाल से बच्चों क्या है प्राप्त हुआ। ठीक है ना। बच्चों करनाल अभिलेख के बाद एक अभिलेख आपको ध्यान रखना है, महेंद्र पाल। राजा भोजदेव के बारे में तो हम बात कर चुके थे। एक अभिलेख महेंद्र पाल का अभिलेख आप लोगों को याद रखना है। ये राजा भोजदेव के बेटे थे। और महेंद्र पाल का जो अभिलेख है ये हरियाणा में पेहुआ से ही प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बोलना है कि ये हरियाणा में पेहुआ से ही प्राप्त हुआ। हरियाणा में ये पेहुआ से प्राप्त हुआ बच्चों। इसके अंदर बताया गया है कि तीन भाई हुआ करते थे, और तीन भाइयों ने पेहुआ के अंदर एक मंदिर बनवाने का काम किया था जो विष्णु भगवान को समर्पित था, ठीक है। जिसमें गोगा, पूरनराज और देवराज, ये तीन भाई थे बच्चों। तो याद रखिएगा तीन भाइयों गोगा, देवराज और पूरनराज, गोगा, देवराज और पूरनराज नाम के तीन भाई हुए हैं, और इन तीन भाइयों गोगा, देवराज व पूरनराज के द्वारा पेहुआ में विष्णु भगवान का मंदिर बच्चों बनवाने का काम किया था। तो विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इस महेंद्र पाल के अभिलेख के द्वारा हमें हरियाणा में तोमरों के शासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा हरियाणा में तोमरों के शासन के बारे में जानकारी, हरियाणा में तोमरों के शासन के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख भी कौन सा है, जो वो अभिलेख भी आपका महेंद्र पाल का अभिलेख है। कीजिएगा फटाफट नोट। राम राम भाई, नमस्कार।
चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों हांसी के अभिलेख के बारे में। छठा जो अभिलेख होगा वो होगा हांसी अभिलेख। बच्चों हांसी हिसार जिले का एक ऐतिहासिक शहर है, नगर है। और ये जो हांसी से अभिलेख प्राप्त हुआ है ये पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हांसी से प्राप्त अभिलेख है कौन से चौहान शासक का है, तो आपको पता होना चाहिए। हांसी से चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय। हांसी से चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया कि पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे हांसी से प्राप्त हुआ। ठीक है। प्राप्त हुआ। हम बात करें तो इस अभिलेख से हरियाणा में चाहमन या चौहान भी बोल सकते हैं। हरियाणा में चाहमन, बच्चों चाहमन जो है ना इसको चौहान ही कहा जाता है, चौहानों को ही चाहमन बोला गया है। ठीक है। तो हरियाणा में चौहानों के शासन के बारे में जानकारी, चौहानों के शासन के बारे में अपने को क्या मिलती है, इस अभिलेख के माध्यम से जानकारी मिलती है कि कौन कौन से चौहान शासक ने जो है हरियाणा के अंदर क्या किया था, शासन किया था। और बच्चों हांसी का जो किला है उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूती से मेरे दोस्त किलेबंद की तरह तैयार करने का काम पृथ्वीराज द्वितीय ने किया था। और पृथ्वीराज द्वितीय ने बाद में अपने चाचा को ये किले का कार्यभार सौंपने का काम किया था। इस बात की जानकारी भी हमें हांसी के अभिलेख से मिलती है। तो ध्यान रखना है पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हांसी क्षेत्र का जो कार्यभार है अपने चाचा पृथ्वीराज द्वितीय का ये चाचा है विल्हण, विल्हण को सौंपा गया था बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा हांसी का जो कार्यभार है वो किसके द्वारा किसको सौंपा गया था, विल्हण को सौंपा गया था। इस बात की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है बच्चों, हांसी अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, हांसी अभिलेख से मिलती है। ठीक है। हांसी अभिलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लांडनु अभिलेख। लांडनु अभिलेख, बेटा हम बात करें तो लांडनु जो है ना तहसील का नाम है, और ये लांडनु नाम की तहसील जो है ये राजस्थान की तहसील है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाला ये लांडनु नाम का जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है राजस्थान से। राजस्थान से प्राप्त अभिलेख।
बच्चों इस अभिलेख के माध्यम से हमें पता चलता है कि अपने हरियाणा की जो राजधानी है ना, वो 12वीं सदी के अंदर दिल्ली हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? दिल्ली हुआ करती थी। तो याद रखना है हरियाणा, या बच्चों उस समय इसे हरिताणक कहा जाता था। तो हम हरियाणा बोल देंगे या हरिताणक की जो राजधानी है 12वीं सदी में कौन सी होती थी? दिल्ली। और दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? डेलिका। तो हरियाणा की राजधानी 12वीं सदी के अंदर बच्चों दिल्ली हुआ करती थी। इस बात की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? लांडनु अभिलेख से। बच्चा, बताया गया है कि डेलिका की जो स्थापना है वो तोमरों के द्वारा की गई थी। डेलिका जिसको हम आज की दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली का प्राचीन नाम डेलिका भी रहा है। तो डेलिका या दिल्ली की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा। तो इस बात की जानकारी भी लांडनु अभिलेख देता है कि तोमरों के द्वारा ही दिल्ली को डेलिका नाम से बसाया गया था। तोमरों के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये आपका कौन सा अभिलेख होगा बेटा? लांडनु अभिलेख होगा। और लांडनु जो है ना, तहसील है, एक क्षेत्र है। कहीं तुम सोचो कि ये क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो अभिलेख है बच्चों वो है कपाल मोचन अभिलेख। कपाल मोचन नाम की आप लोगों ने जगह सुनी होगी, यमुनानगर के अंदर। कपाल मोचन अभिलेख। तो बच्चों ये कपाल मोचन जो है ना, यमुनानगर जिले का क्षेत्र है। तो कपाल मोचन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? यमुनानगर से। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो ये अभिलेख है किसने प्राप्त किए हैं? कनिंगम। कनिंगम नाम का पुरातत्ववेत्ता हुआ। तो कनिंगम के द्वारा ही बच्चों कपाल मोचन नामक क्षेत्र से दो अभिलेख प्राप्त किए गए। और दोनों के दोनों जो अभिलेख हैं वो अधूरे हुए। अधूरे का मतलब है कि वहां से जो जानकारी निकल के आई वो स्पष्ट नहीं निकल के आई। पता नहीं चल रहा है वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है, जानकारी दे रहा है। तो कनिंगम के द्वारा यमुनानगर से या यमुनानगर के बिलासपुर से दो अधूरे अभिलेख प्राप्त किए गए। ठीक है। तो यहां से दो अधूरे अभिलेख प्राप्त किए गए हैं कनिंगम के द्वारा। दो अधूरे अभिलेख प्राप्त किए गए बच्चों। ठीक है ना। और यहां से और कोई जानकारी निकल के आती नहीं है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अधूरे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपाल मोचन से। और कपाल मोचन कहाँ है बेटा? कपाल मोचन आप लोगों को बोलना है कि ये यमुनानगर के बिलासपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर बच्चों ये पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक अभिलेख जो हरियाणा के बारे में जानकारी देता है। वो हरियाणा के बाहर एक देश है छोटा सा, लाओस। लाओस नाम का देश है बच्चों, वहां से ये अभिलेख प्राप्त हुआ। इसको हम लाओस अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। हम बात करें तो ये 5वीं सदी के आसपास का अभिलेख है।
5वीं सदी के पास का अभिलेख है। 5वीं सदी के पास का जो अभिलेख है ये लाओस देश से प्राप्त हुआ। हरियाणा के बारे में इसने जानकारी क्या दी कि हरियाणा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ वो कुरुक्षेत्र हुआ। और बच्चों इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र नामक महातीर्थ की प्रशंसा की गई है। याद रखना है इसमें कुरुक्षेत्र महातीर्थ की प्रशंसा का वर्णन मेरे दोस्त किया गया है। और बताया गया है कि यहाँ के जो राजा थे जिसका नाम था देवंका, लाओस देश के जो राजा थे बच्चों, राजा देवंका वो कुरुक्षेत्र से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने देश के अंदर जाकर एक नगर बसाया और उस नगर का नाम कुरुक्षेत्र रखा। तो लाओस देश के राजा देवंका द्वारा अपने देश में कुरुक्षेत्र नाम से बेटा एक नगर बसाया गया था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र नाम से एक नगर बसाया गया था। तो राजा देवंका जो है लाओस देश के राजा थे और बच्चों ये कुरुक्षेत्र से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने देश में जाकर कुरुक्षेत्र नाम से एक नगर बसाने का काम किया था। इस बात की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से पता चलती है? लाओस अभिलेख से पता चलती है। कौन से अभिलेख से? लाओस अभिलेख से। ठीक है, यहां तक याद रखोगे सारे के सारे बच्चे? चलेगा। इसके बाद एक और अभिलेख हम पढ़ते हैं जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है, उसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख है बच्चों बिजोलिया अभिलेख। हम बात करेंगे बिजोलिया अभिलेख की। तो आपको याद रखना है कि बिजोलिया अभिलेख जो है ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और बच्चों ये 14वीं सदी का अभिलेख बताया गया है। 1373 ईस्वी या 14वीं सदी का अभिलेख। और 14वीं सदी का ये अभिलेख भी बच्चों कहाँ से प्राप्त हुआ? सर राजस्थान से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है? इस अभिलेख के अंदर हरियाणा के अंदर चौहानों के बारे में बच्चों जिक्र किया गया है। तो हरियाणा में चौहानों की वंशावली कि कौन कौन से चौहान शासक ने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया, यहाँ पर शासन किया, कौन कौन से क्षेत्रों में चौहानों का अधिकार रहा। तो हरियाणा में चौहानों की वंशावली का वर्णन बच्चों हमें इस अभिलेख से पता चलता है। साथ ही साथ हास्य के ऊपर चौहानों के अधिकार के बारे में पता चलता है। हास्य के ऊपर चौहानों
के अधिकार। बच्चों हम बात करें तो दक्षिण हरियाणा के अंदर, जिसमें गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, राजस्थान का अलवर क्षेत्र है। बच्चों यहां पर पहले बादानकों का क्या होता था, अधिकार होता था। बादानक मेरे दोस्त एक वंश हुआ है छोटा सा, और बादानक जो वंश थे ना, वो दक्षिण हरियाणा के ऊपर शासन किया करते थे। बच्चों इन बादानकों की शक्ति को कुचलने का काम भी किसने किया था? चौहानों ने। और बादानकों की शक्ति का अंत मेरे दोस्त चौहानों ने किया। इस बात की जानकारी भी हमें कौन से अभिलेख में पता चलती है? बिजोलिया अभिलेख के अंदर। ठीक है, तो बादानकों की शक्ति का अंत चौहानों द्वारा किया गया। और बच्चों बादानक शक्ति को कुचलने का काम किया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो अंतिम शासक हम पृथ्वीराज चौहान को यहां मान के चलेंगे, जिन्होंने बादानकों को पूरी तरह से हरियाणा से क्या है बच्चों, समाप्त कर दिया था। तो बादानकों को हरियाणा से समाप्त पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। इस बात की जानकारी भी हमें कौन से अभिलेख से पता चलती है? बिजोलिया अभिलेख से बच्चों हमें पता चलती है। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गुजरी स्तंभ लेख। गुजरी महल स्तंभ लेख। जो गुजरी महल आप सभी को पता होगा हिसार के अंदर है, जिसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक की ये पत्नी थी बच्चों गुजरी। और गुजरी महल जो हिसार के अंदर है, बच्चों यहां से हमें 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। कितने अभिलेखों की? 8 अभिलेखों की। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरी महल की दीवारों से गुजरी महल की दीवारों से 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों ये 8 अभिलेख है, अलग अलग जगह से आने वाले 8 भागवतों की सूचना देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 8 अभिलेख 8 अलग अलग जगह से आने वाले 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देते हैं। और गुजरी महल से बच्चों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यहां से अभिलेखों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों बताया गया है कि ये जो अभिलेख है ना, ये तीसरी चौथी सदी का अभिलेख है। इसका टाइम भी यदि पूछ ले कोई, तो आप लोगों को बता देना है कि ये तीसरी चौथी सदी का अभिलेख है। तीसरी चौथी सदी का अभिलेख। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये यदि तीसरी चौथी सदी का अभिलेख है, तो फिरोज शाह तुगलक तो 14वीं सदी में हुआ। और यदि 14वीं सदी के अंदर गुजरी महल का निर्माण हुआ है, तो सर फिर ये तीसरी चौथी सदी पीछे जाके कैसे? बच्चों ये तीसरी चौथी सदी का अभिलेख जरूर है, लेकिन ये अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों उखाड़ कर यहाँ हिसार के गुजरी महल के अंदर स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, तीसरी चौथी सदी का अभिलेख है, तो सीधा सा मतलब है कि ये आपका कौन से काल का अभिलेख मिलेगा? मौर्य काल का।
तो गुजरी महल स्तंभ लेख को हम मौर्यकालीन स्तंभ लेख बोल देंगे। ये मौर्यकालीन स्तंभ लेख है, मौर्यकालीन स्तंभ लेख है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको गुजरी महल के अंदर स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं सदी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं सदी में इसे गुजरी महल हिसार में स्थापित किया था बच्चों। ठीक है, अब बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये तीसरी चौथी सदी का अभिलेख रहा है, मौर्यकालीन अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक ने उखाड़ के इसको अपने किले के अंदर बने हुए गुजरी महल के अंदर स्थापित करने का क्या किया था बच्चों, काम किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों अग्रोहा। अग्रोहा से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ। सारे के सारे लिखवा दूं क्या, 37 के 37? अग्रोहा अभिलेख बेटा, अग्रोहा जो है ना, ये हिसार जिले के अंदर है। एक कस्बा नेशनल हाईवे 9 के ऊपर आता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, हिसार जिले से। हिसार जिले के अग्रोहा से प्राप्त। हिसार जिले के अग्रोहा से ये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। बच्चों इस अभिलेख से योद्धे गण के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। योद्धे गण के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि अग्रोहा अभिलेख से योद्धे गण के लोगों के बारे में जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, तो ये योद्धे गण था ना, इसकी राजधानी बच्चों रोहतक बताई गई है अग्रोहा अभिलेख में। योद्धे गण की जो राजधानी है, हम पढ़ते तो हैं औरंगाबाद गांव जिला भिवानी के अंदर, लेकिन बच्चों अग्रोहा अभिलेख योद्धे गण की जो राजधानी है रोहतक बताता है। क्या बताता है, रोहतक। अग्रोहा अभिलेख बताता है योद्धे गण की राजधानी रोहतक हुआ करती थी। जो ये योद्धे लोग थे ना, योद्धाओं की प्रशंसा बच्चों अग्रोहा अभिलेख के अंदर जम के की गई है। तो योद्धाओं की प्रशंसा का वर्णन बच्चों इस अभिलेख के अंदर किया गया है। और योद्धेगण के लोगों को लड़ाकू बताया गया है। लड़ाकू का मतलब बच्चों बहादुर बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, योद्धाओं को इस अभिलेख में योद्धाओं को इस अभिलेख में लड़ाकू बहादुर बताया गया है। ठीक है,
तो योद्धाओं को इस अभिलेख के अंदर लड़ाकू और बहादुर बच्चों बताने का काम किया गया है। ये अभिलेख आपका कौन सा अभिलेख है? अग्रोहा अभिलेख है। ठीक है बच्चों, एक अग्रोहा अभिलेख है और एक अग्रोहा से तख्ती प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तख्ती। ठीक है, तख्ती तो समझते होंगे, जो हम स्कूलों में लिखा करते थे, तो उसको हम अग्रोहा तखत अभिलेख बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अग्रोहा तखत अभिलेख। इसको हम बोल देंगे अग्रोहा तखत अभिलेख। तखत का मतलब है बच्चों तख्ती। एक तरीके से ईंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभिलेख है एक पुरातत्ववेता हुआ है एच एल श्रीवास्तव। एच एल श्रीवास्तव ने जब यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक पुरातत्ववेता हुआ है एच एल श्रीवास्तव, और 1938-39 के अंदर एच एल श्रीवास्तव ने इस अग्रोहा नामक कस्बे के अंदर खुदाई शुरू की थी। और खुदाई के दौरान ही बच्चों उनको ये ईंट, एक तख्ती प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वर लिखे पाए गए थे। तो याद रखना है, ये अभिलेख जो है ना, ये एच एल श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ। एच एल श्रीवास्तव, एच एल श्रीवास्तव द्वारा प्राप्त अभिलेख। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख। एच एल श्रीवास्तव द्वारा अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि यहां से प्राप्त ईंट के ऊपर, यहां से प्राप्त ईंट के ऊपर बेटा संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया। और संगीत के 7 स्वर आप सभी जानते हैं, सारे गामा पा। ठीक है, तो सारे गामा पा दा नी सा। तो ये संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, इनका वर्णन जो है बच्चों, वो अग्रोहा से जो एक तख्ती प्राप्त हुई है, ठीक है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अग्रोहा से जो तखत अभिलेख प्राप्त हुआ, ये संगीत क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि संगीत के अंदर सारे के सारे स्वर बच्चों इन्हीं 7 से मिलके बनते हैं, सारे गामा पादानी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगीत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अग्रोहा से ही प्राप्त हुआ है। संगीत क्षेत्र का इसको हम सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख बच्चों बोल देंगे। संगीत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एच एल श्रीवास्तव को अग्रोहा से प्राप्त हुआ है। कीजिएगा फटाफट नोट, और नोट करने के बाद बेटा डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब हम बात करेंगे भिवानी के तोसाम से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसको हम तोसाम अभिलेख बोलेंगे। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हो दोस्त संदीप गुज्जर? दीपवंश, दीपवंश के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था बेटा, कि दीप का मतलब द्वीप है यहाँ। ठीक है ना, तो दीपवंश नाम का एक बौद्ध ग्रंथ मैंने आपको बताया था, तो श्रीलंका के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, ज्यादातर उसके बारे में, श्रीलंका के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आपने पढ़ा होगा ना बौद्ध धर्म के अंदर
कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बेटा श्रीलंका के अंदर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, और श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ जानकारी देता है वो दीपवंश नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और दीप का मतलब यहाँ द्वीप है, ठीक है, और द्वीप का मतलब समझते हो जिसके चारों ओर पानी हो। तो अपना पड़ोसी देश श्रीलंका सबसे नजदीक है जिसके चारों ओर पानी है। तो उस श्रीलंका के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दीपवंश नाम के ग्रंथ में अपने हरियाणा के बारे में भी क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई पवन सैनी, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे वगैरह आपके लगे हुए हैं तो भी आप पुलिस में लग सकते हो। बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, है ना, कलर ब्लाइंड वाला बच्चा नहीं लग सकता। हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट 13 नंबर पे आ चुके हैं। 33 तो नहीं करवाऊंगा लेकिन 24-25 तो करवा ही दूंगा बच्चों। ठीक है। तो साम अभिलेख। तो साम अभिलेख, और तोसाम कस्बा है भिवानी जिले का। तो बेटा ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, भिवानी जिले से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जिले का नाम। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, भिवानी जिले से गुरुजी ये प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपका अभिलेख जो है ये तीसरी चौथी सदी का अभिलेख बताया गया है। तीसरी चौथी सदी का ये क्या है, अभिलेख। तीसरी चौथी सदी का बेटा ये क्या है, अभिलेख है। ठीक है। और इस अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि तोसाम के अंदर कोई आचार्य सोमत्राता नाम का रहा करता था, और आचार्य सोमत्राता द्वारा तोसाम के अंदर दो सरोवर यानी कि तालाब और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था बच्चों। तो आचार्य सोमत्राता द्वारा तोसाम में दो सरोवर व एक विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी बच्चों हमें इसी अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है, हमें मिलती है तोसाम अभिलेख से। ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार बच्चों आप लोगों से पूछा जा चुका है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनीपत का। सोनीपत से बच्चों एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। सोनीपत का ताम्रपत्र बोल देंगे इसको। और इसके ऊपर जो लिखा पाया गया है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि सोनीपत से ही ये प्राप्त हुआ होगा, और ये आपका 7वीं सदी का बच्चों लेख बताया गया है। 7वीं सदी का जो बच्चों ये लेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, सोनीपत से। और 7वीं सदी के अंदर आपको पता होगा हर्षवर्धन मेरे दोस्त, ठीक है, हर्षवर्धन जो है ना वो अपने हरियाणा के ऊपर शासन किया करता था। और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी बेटा वो कौन सी थी, थानेसर थी। कौन सी थी, थानेसर थी। ठीक है। तो हमें यहां पर पता चलेगा इस ताम्रपत्र से वर्धन वंश के बारे में, वर्धन वंशावली का वर्णन, और हर्षवर्धन का हरियाणा पर अधिकार। हर्षवर्धन का
हरियाणा पर अधिकार। तो इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? सोनीपत के ताम्रपत्र लेख से मिलेगी बेटा। सोनीपत के ताम्रपत्र लेख से मिलेगी। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इस अभिलेख के अंदर राजाओं को जो उपाधियां दी जाती थी उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो राजाओं को दी जाने वाली उपाधियों का वर्णन। तो पहले के राजाओं को जो उपाधियां दी जाती थी उन उपाधियों का वर्णन भी हमें सोनीपत के ताम्रपत्र लेख से पता चलता है। ठीक है, तो याद रखना है, राजाओं को दी जाने वाली उपाधियों का वर्णन भी बच्चों हमें सोनीपत के इस ताम्रपत्र से पता चलता है। हम बात करते हैं कि वर्धन वंश का जो पहला शासक था बच्चों वो कौन था? पुष्यभूति। कि पुष्यभूति के द्वारा ही इसकी क्या की गई थी? वर्धन वंश की स्थापना। लेकिन सोनीपत का जो ताम्रपत्र है ना वो बताता है कि वर्धन वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? नरवर्धन था। तो बच्चों याद रखना है यहां कि वर्धन वंश के संस्थापक वर्धन वंश के संस्थापक व प्रथम शासक नरवर्धन बताए गए हैं बच्चों। कौन से अभिलेख में? सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख में। बाकी हम पढ़ते हमेशा क्या है कि पुष्यभूति ने इस वंश की क्या की थी? स्थापना। लेकिन बच्चों पुष्यभूति के अलावा वर्धन वंश के अंदर 6 राजा हुए हैं और उन 6 राजाओं में मैं बात करूं तो 6 के 6 ने अपने नाम के पीछे वर्धन जोड़ा है। ठीक है, इसलिए बच्चों इस वंश को वर्धन वंश बोला जाना शुरू किया गया। बच्चों उस वर्धन वंश के 6 शासकों के अंदर सबसे पहला नाम नरवर्धन का आता है। किसका आता है? नरवर्धन का आता है। ठीक है ना। हाँ, तो नरवर्धन था, आदित्यवर्धन था, राज्यवर्धन प्रथम था, प्रभाकर वर्धन था, राज्यवर्धन सेकंड था और हर्षवर्धन था। तो ये 6 शासक जो है ना वो वर्धन वंश में हुए। लेकिन उसमें पहला नाम वर्धन जुड़ा हुआ बच्चों नरवर्धन समझ में आया। तो यहाँ पर ताम्रपत्र जो सोनीपत से प्राप्त हुआ उसने पुष्यभूति को पहला शासक ना बताकर नरवर्धन को पहला शासक बताने का काम किया है। ठीक है, साथ के साथ ये भी बताया कि वर्धन वंश के जो शासक थे और सूर्य की पूजा किया करते थे बच्चों। सूर्य के उपासक थे। ठीक है, तो सूर्य की उपासना पूजा वो किया करते थे। याद रखोगे? याद रख लेंगे, चलेगा। एक बच्चों हम बात करेंगे सिरसा अभिलेख। सिरसा और फतेहाबाद रोड के ऊपर एक गांव आता है बेटा, जोध का गांव। और इसी जोध का गांव की बेटी सविता पुनिया के बारे में आपने सुना होगा, हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी। तो सिरसा जिले का एक गांव है जोध गांव, वहां से बच्चों एक अभिलेख प्राप्त हुआ। उसी अभिलेख को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? सिरसा अभिलेख बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिरसा जिले में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पहला पॉइंट नोट करना है, ये सिरसा जिले के जोध का गांव से प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को सारे के सारे डिटेल से चीजें पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को मेहनत खराब नहीं कर देनी है, कहीं तुम क्वेश्चन गलत कराओ, है ना। तो मैं सिलेबस जल्दी कराने की फिराक में नहीं रहता, बल्कि मैं सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से कराने के लिए रहता हूँ। ठीक है, और आप में से कुछ बच्चे जो है ना वो सिलेबस को फटाफट करना चाहते हैं, तो जल्दी किस बात की है? आराम आराम से पढ़ते रहो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, तभी तो तुम बाकी बच्चों से अलग होगे। जहां पर भी आप पढ़ते हो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, ठीक है बेटा, वहां जितने भी बच्चे हैं आप वहां पे खड़े होके उनसे ये क्वेश्चन पूछना कि वर्धन वंश का पहला शासक नरवर्धन था। इस बात की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो बच्चों
1% बच्चा मुश्किल से बता पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जब कंपटीशन इतना कम है, कंपटीशन नहीं है हरियाणा के अंदर, यदि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है हरियाणा के अंदर। कंपटीशन हमें तब दिखता है जब वहां आसान क्वेश्चन आते हैं कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा में जिले कितने हैं। तो जल्दबाजी मत किया करो सिलेबस के लेकर, ठीक है, क्योंकि नौकरी बच्चों हर साल नहीं निकलती है, 3 4 5 साल में हमें एक मौका मिलता है नौकरी लगने का, तो उस मौके को हर हाल में अपने को बुनाना पड़ेगा। तो सिरसा जिले का गांव है जोधका। सिरसा जिले के जोधका गांव से प्राप्त। सिरसा जिले के कौन से गांव से प्राप्त है, ये जोधका गांव से। ठीक है बच्चों, बताया गया है इस अभिलेख के माध्यम से कि सिरसा के अंदर एक संप्रदाय, सिरसा में पाशुपत नाम का एक संप्रदाय हुआ। पाशुपत भी बोल देते हैं इसको, पशुपति भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सिरसा में पाशुपत या पशुपति संप्रदाय का शासन था बच्चों, ठीक है। ये अभिलेख हमें ये जानकारी देता है। और बताया गया कि पाशुपत संप्रदाय का एक संत हुआ है नीलकंठ है, उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवाने का काम किया था भगवान शिव का। तो पाशुपत संप्रदाय के संत नीलकंठ द्वारा यहाँ, नीलकंठ द्वारा यहाँ, ठीक है, भगवान शिव मंदिर, भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस बात की जानकारी हमें सिरसा अभिलेख से मिलेगी। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, सर मैं भी जोधका से हूँ। काउंटिंग गलत हो गई, काउंटिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रश्मि, एक नंबर की बात बोल रही है। हाँ तो जल्दबाजी किस बात की, आराम आराम से पढ़ते रहो, डेली पढ़ना है। जब तक नौकरी नहीं लग जाते तब तक पढ़ना है, जब अपने को पढ़ना ही डेली है। ठीक है, जब अपने को पढ़ना ही डेली है तो बच्चों आराम आराम से पढ़ते रहें। फिर हम बात करें तो साथ के साथ सिरसा अभिलेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि सिरसा में प्रतिहार राजा भोज का भी शासन था बच्चों। प्रतिहार राजा भोजदेव के शासन की भी जानकारी मिलती है हमें सिरसा अभिलेख से। अब देखिएगा यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पूछा जाएगा। मैंने आपको प्रतिहार वंश के जो शासक हैं राजा भोजदेव उसके बारे में बताया, और उसके बारे में मैं पहले पेहुआ के अंदर भी बता चुका हूं। तो बच्चों राजा भोजदेव के हरियाणा में दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख सिरसा से प्राप्त हुआ है जो राजा भोजदेव के बारे में जानकारी दे रहा है, और एक अभिलेख पेहुआ से प्राप्त हुआ है जो राजा भोजदेव के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। बच्चों इसका एक बेटा महेंद्र पाल, उसका जो अभिलेख है वो भी कहां से प्राप्त हुआ है, पेहुआ में। जहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 भाई थे जिसमें एक देवराज था, एक पूरनराज था, एक गोगा था। उन्होंने वहां विष्णु मंदिर के निर्माण का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बच्चों राजा भोजदेव जो प्रतिहार वंश से थे, इसके हरियाणा में कितने अभिलेख प्राप्त होंगे, दो जगह से, एक सिरसा से और एक पेहवा से, ठीक है। तो सिरसा में प्रतिहार राजा भोजदेव के शासन की जानकारी हमें मिलती है। बच्चों एक और शासक हुआ है वत्सराज।
वत्सराज भी जो हुआ है ये प्रतिहार वंश का शासक हुआ है। वत्सराज द्वारा सिरसा का जो प्रशासक है, गल गल नाम का मेरे दोस्त कोई तोमर हुआ है, इसको नियुक्त किया था। तो ये अहम जानकारी भी हमें मिलती है कि प्रतिहार वंश से आने वाले वत्सराज नाम के राजा ने सिरसा का जो प्रशासक है वो एक तोमर को नियुक्त किया था, और उस तोमर का नाम था गल। क्या था बच्चों? गल। याद रखेंगे। तो बिल्कुल आज के लिए इतना सा ही। बाकी बचे हुए अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, मुद्रांक, इनको बच्चों हम कल की क्लास में लपेटने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये नए नए क्वेश्चन है, पहली बार आप सुन रहे होंगे। जो भी बच्चा मेरे से पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो इस हिसाब से बच्चों पहली बार मैं आपको इतना डीपली कंटेंट दे रहा हूं इन बैचेज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये सारा का सारा कंटेंट आप आराम आराम से पढ़ते रहना। जरूरी नहीं है कि आज मैंने 15 अभिलेख पढ़ाए तो 15 के 15 आज ही याद हो जाएं। आप आज 5 याद कर लेना, कल 5 याद कर लेना, परसों 5 याद कर लेना, ठीक है। तो आराम आराम से बच्चों स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी जो है ना अच्छे तरीके से बेहतर करते चलना है अपने को। ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे अभिलेख है आज ही अपने को लपेटने हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लंबे समय तक याद रखना है, इनकी थोड़ी सी पहचान भी बनानी पड़ेगी। और पूरी की पूरी पहचान कब बनेगी? जब हम पूरा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे आगे चल के। इन राजाओं के बारे में जब मैं डिटेल से बताऊंगा, ये राजा हरियाणा के जहां जहां क्षेत्रों के ऊपर शासन करेंगे, तो बच्चों वहां कहानियों के माध्यम से ये अपने आप याद हो जाएंगे कि जब हम राजा भोजदेव के बारे में पेहवा में पढ़ेंगे तो राजा भोजदेव के अभिलेख कहाँ मिलेंगे बच्चों? पेहवा में ही मिलेंगे। राजा भोजदेव का बेटा भी वहां रहता था तो पेहवा में ही मिलेगा। बच्चों सोनीपत ताम्रपत्र से मैं आपको हर्षवर्धन सिक्के बताऊंगा। हर्षवर्धन कालीन जो सिक्के सोनीपत से प्राप्त होंगे, तो सोनीपत और हर्षवर्धन एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े रहेंगे। तो हम कहानियों के माध्यम से इनको फिर आगे चल के बहुत आसान मेरे दोस्त बना लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है आपको कि यार इतना डीपली है, अब यहाँ सिरसा में भोजदेव कैसे आ गया, ये संत नीलकंठ कौन है, ये सारा का सारा जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तब अपने आप आपको पता चलता जाएगा, ठीक है।